नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजस्थान में अब विशेषाधिकार हनन को लेकर सियासत। बीजेपी ने सीएम गहलोत के खिलाफ दिया नोटिस। 5 बीजेपी विधायकों ने विधानसभा सचिव को सौंपा ज्ञापन। राज्यसभा चुनाव के 20 दिन बाद गरमाया विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने किया मामला दर्ज। बीजेपी के खिलाफ की थी शिकायत। परीक्षाएं रद्द करने पर कांग्रेस का स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंपेन। सचिन पायलट ने कहा, जान की सुरक्षा सबसे पहले। बीजेपी ने पूछा, फिर 10वीं और 12वीं के बच्चों की जान क्यों खतरे में डाली। झुंझुनू में प्रतिभा की हर और गूंज। आरएएस की परीक्षा पास की 90% अंकों की रोशनी से है महरूम। राजस्थान में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के नोटिस के बाद अब बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। विधानसभा सचिव को बीजेपी के 5 विधायकों ने यह नोटिस दिया है। कहा जा रहा है कि प्रस्ताव पर 10 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इनका आरोप है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। इस संबंध में एसओजी में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया, जिसकी जांच अब एटीएस के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा सचिव को दिया था। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेके आए हैं। हाँ, हम करीब 10 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थ्रू सेक्रेटरी साहब हमने ये हनन का प्रस्ताव दिया है। और जो राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आपको पूरी जानकारी सचिवालय से मिल जाएगी। तो अब क्या कहा है विधानसभा सचिव ने इसके ऊपर? बस बाकी विधानसभा का है, विधानसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय करेंगे। कॉग्निजेंस बनता हुआ पाया गया है क्या? मैंने अभी नहीं किया। अच्छा, कौन कौन नोटिस देने में कौन लोग पहुंचे थे? बाकी सभी लोग थे, पार्टी के कई विधायक और साथ में। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी इस नोटिस को बीजेपी की बौखलाहट करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ये उनकी बौखलाहट है। देखिए, बात अगर उनको विशेषाधिकार का मामला बंदे का इतना ही उनको बनाने का शौक था तब तक ये तो ये समझ लीजिए उनका तो हमको लग रहा है कि जनता सवाल पूछ रही है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है पहले, जनता को उस पर विश्वास है कि ऐसा था और हमने उसको नाकाम किया और आगे भी ऐसी सारी कोशिशों को हम नाकाम करें। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी। संजय जी, तो राज्यसभा चुनाव के बाद जो बयानबाजी चली, उसके बाद अब जो है ये पूरा मामला विशेषाधिकार हनन को लेकर बढ़ गया है और अब बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ ही हनन प्रस्ताव जो है वो दिया है। देखिए, अगर बीजेपी को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना था मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उन्होंने इतने दिन इंतजार क्यों? जी, तो यहाँ दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ निर्दलीय विधायक संजय लोढ़ा के नोटिस के बाद अब बीजेपी ने भी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ ये अधिकार का नोटिस दिया है। हम रुक करेंगे संजय बोहरा जी का, जो जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहता कि जैसे कांग्रेस ने तुरंत, जब उसने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, तो उसने तुरंत जो उसके पास सबूत थे वो लेकर के एसओजी और एसीबी में कंप्लेंट की। उसके बाद जब सतीश पूनिया का बयान आया तो तुरंत ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। तो उसी तरीके से बीजेपी को देना चाहिए था ना, अगर उसको अशोक गहलोत के बयान पर कोई आपत्ति थी। वो इतने दिनों तक वेट करने के बाद जब वो ये दे रही है, तो इससे लगता है कि ये उनके प्रदेश अध्यक्ष जो ये कार्रवाई हो रही है या उसका संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष ने लिया, उनको जवाब देने के लिए बुलाया है, तो वो एक तरीके से क्विड प्रो क्वो कहते हैं इसको,
वो करने के लिए कि जैसे को तैसे अंदाज में उसने भी ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है और वो चाहती है कि इस बहाने से उसके अध्यक्ष जो है उसके खिलाफ कार्रवाई रुक जाए। जी संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि एक तरीके से जो कांग्रेस ने किया या फिर जो निर्दलीय विधायक ने सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था उसके बदले में ये कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो बकायदा इस खरीद फरोख्त का जो मामला था उसकी शिकायत दर्ज करा चुकी थी। हालांकि बीजेपी ने कहा था कि वो जो सबूत है प्रोड्यूस करेगी जो भी राज्यसभा चुनाव को लेकर जितनी भी बातें होटल के अंदर कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुई है। तो यहाँ पर बात यह है कि जांच की बात तो कांग्रेस ने कर दी है, लेकिन बीजेपी अभी तक कोई सबूत लेकर नहीं आई और अभी प्रस्ताव अचानक से लेकर आ रही है। जी मैं वही कह रहा था कि जैसे कांग्रेस ने तुरंत जब उसने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है तो उसने तुरंत एसओजी में और एसीबी में शिकायत की। तो बीजेपी के पास यदि सबूत हैं तो वो किस बात का इंतजार कर रही थी? क्या वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि उसके अध्यक्ष को जब नोटिस मिलेगा और जवाब देने के लिए कहा जाएगा वो फंसते नजर आएंगे तब वो अपने सबूत पेश करेगी? और ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी इसी वक्त लाया गया। तो ये दोनों काम पहले क्यों नहीं किए गए? इसकी जो टाइमिंग है वो मैं कह रहा हूँ कि संशय पैदा करती है, जैसा कि आपने खुद ने भी कहा। जी संजय जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इधर राज्यसभा चुनाव के 20 दिन बाद राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला फिर गरमा रहा है। इस मामले में एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है। राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कुछ मोबाइल नंबरों की जांच के बाद एसओजी ने शिकायत को सही माना है। अब खुद एसओजी की ओर से ही मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि महेश जोशी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पुलिस महानिदेशक एसीबी से एक आधिकारिक शिकायत की थी और उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी जो धनबल के जरिए निर्दलीय विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के कई विभागों के साथ बैठक कर रहा है। इस बैठक में अगस्त में होने वाले 129 नगर निकायों के चुनाव पर चर्चा होगी। इसमें गृह विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। वहीं दरअसल पहले सभी अधिकारियों के साथ एक साथ बैठक होनी थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है। उधर राजस्थान में एक सिरफिरे युवक ने मुख्यमंत्री निवास को बम से उड़ाने की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया। आज सुबह एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री निवास को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास की छानबीन की गई। हालांकि छानबीन के दौरान किसी भी तरह की कोई बम नहीं मिला। उधर धमकी देने वाले युवक को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक जयपुर शहर के पास जमवारा गढ़ निवासी लोकेश मीणा है। पुलिस ने लोकेश मीणा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और रिमांड पर लिया है। पुलिस जांच में जुटी है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की है। जयपुर कंट्रोल रूम में फोन आया था कि मैं सीएम को उड़ा रहा हूं, कोई बचा सके तो बचा लो। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके नंबर से उसको ट्रेस करते हुए और उसको हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कोरोना को देखते परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंपेन आज से शुरू हो गया है। इस कैंपेन के तहत देश भर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एग्जाम्स रद्द करने और पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। खासतौर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसे लेकर बाकायदा संदेश भी दिए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन यूजीसी की उस गाइडलाइंस के भी खिलाफ है जिसमें फाइनल ईयर के एग्जाम करवाए जाने की सिफारिश की गई है। एनएसयूआई के प्रवक्ता रमेश भाटी ने बताया कि छात्रों के भविष्य से ज्यादा कीमती छात्रों का जीवन है। ऐसे में जीवन बचाने के लिए बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि गहलोत सरकार 10वीं और 12वीं के लाखों बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं करवाकर उनका जीवन खतरे में डाल चुकी है। अब कॉलेज स्टूडेंट एग्जाम नहीं कराने का फैसला लेकर यूजीसी के नोटिफिकेशन को बेवजह कोसा जा रहा है। तो जो लास्ट में थे वो हटाए और वो भी केवल 1 वर्ष के लिए स्थगित किया है। ये अगले वर्ष तो पाठ पढ़ाएंगे
नोटबंदी की बात करते हैं, हटाया। नोटबंदी को इन्होंने माना कब कि नोट हमेशा विरोध करते आए। तो जो इनके पक्ष की बातें नहीं हो उसका विरोध करो। यहाँ तक कि बच्चों के हमेशा पाठ्यक्रम को राजनीतिक चश्मे के साथ देखना और बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति करना शायद इनका स्वभाव बन गया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार के द्वारा CBSE ने जिस प्रकार के पाठ्यक्रम इन्होंने कम किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ में आग्रह करता हूँ कि राज्य सरकार भी तत्काल इन बच्चों का 30% पाठ्यक्रम कम करे। हम लोगों ने शुरुआत करी है #स्पीकअप फॉर स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए एक सामान्य राष्ट्र नीति बने, एक नेशनल पॉलिसी बने। क्योंकि जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उससे लोगों का फ्यूचर और बच्चों का भविष्य एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लग चुका है। हम चाहते हैं कि लोगों के बच्चों के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं, रिजल्ट्स और उनका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उनको आगे पास किया जाए। इस मुहिम में जुड़िए, स्पीक अप स्टूडेंट्स जो हमारा एक हैशटैग है उसमें शामिल हुई, ताकि हम लोगों का, बच्चों का, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। कोरोना संक्रमण के चलते आज दूसरे दिन भी राजस्थान हाई कोर्ट की मेन बेंच में कामकाज नहीं हो पाया। दरअसल गुरुवार को न्यायाधीश का निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद आनन फानन में हाई कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया था और गुरुवार को कामकाज बंद कर दिया गया। कल ही राजस्थान हाई कोर्ट के पूरे भवन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। वहीं शुक्रवार को भी परिसर बंद करने का फैसला लिया गया। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने न्यायिक कार्यों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। साथ ही न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सैंपलिंग ली गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. SRK University, not just a name but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता यानी कि प्रेफरेंस देने के मामले की आलोचना हो रही है। सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर यह ऐलान किया था कि राज्य के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में सरकारी कार्मिकों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर मिले जुले रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल चल रहे हैं, जबकि अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूलों की संख्या अब 200 हो गई है।
इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान अभिभावक संघ के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा जी जुड़ गए। सुशील जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। राजस्थान सरकार का ये फैसला आया है कि जो सरकारी कार्मिक है उनके बच्चों को वरीयता दी जाएगी जब सभी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है उनमें। इसको लेकर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को आप? सुशील शर्मा जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्रेफरेंस देने के, वरीयता देने के मामले की आलोचना हो रही है। सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दिन पहले ट्वीट कर इसका ऐलान किया था। आपको ये भी बता दें कि राज्य में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में सरकारी कार्मिकों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी, यानी कि उनके एडमिशन में सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर फिलहाल आलोचना चल रही है और इस फैसले को लेकर मिले जुले रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि राज्य में 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल चल रहे हैं, जबकि अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बात करें तो इनकी संख्या अब 200 तक हो गई है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ऐलान हुआ था कि सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता, यानी कि उन्हें एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी। राजस्थान सरकार के इस पूरे फैसले को लेकर मिला जुला रिएक्शन लोगों का आ रहा है। कई लोग इस फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं और कई लोगों ने इस फैसले को सराहा भी। आपको ये बता दें कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके इस पूरी योजना के बारे में ऐलान किया था कि सरकार इस योजना के साथ आगे आ रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन्स को लेके। अगर राजस्थान के कुल सरकारी स्कूलों की बात करें तो 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं, जबकि अगर पूरे राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों की बात करें तो 200 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल राजस्थान में हैं। तो सरकार के इस फैसले के बाद मिला जुला रिएक्शन लोगों की तरफ से आ रहा है, जिसमें सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन्स में प्रेफरेंस दी जाएगी। उधर राजस्थान में बीजेपी विधायक अनीता भदेल कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। जैसे ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बीजेपी के कई नेताओं में हड़कंप मच गया। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को भी बंद कर दिया गया। यहां कार्यकर्ताओं की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है और मीडिया को प्रवेश भी नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक वर्चुअल रैली में हिस्सा लेने के लिए अनीता भदेल कार्यालय में आई थी। वैसे अनीता भदेल कोरोना का शिकार होने वाली पहली जनप्रतिनिधि नहीं है। अजमेर दक्षिण विधायक भदेल से पहले पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जोराराम कुमावत, पाली विधायक जेपी चंदेलिया और बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए। रामस्वरूप, तो बीजेपी विधायक अनीता भदेल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, एक वर्चुअल रैली में हिस्सा भी लिया था, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज मॉर्निंग की रिपोर्ट में ही पता चला है कि पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो भाजपा से विधायक हैं अनीता भदेल, वो कोरोना संक्रमित हैं। जैसे ही उनके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, उसके तुरंत बाद जो भाजपा नेताओं का महकमा है वो पूरा एक तरह से हड़कंप मच गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब बीजेपी मुख्यालय में एक वर्चुअल रैली के दौरान जब भाजपा प्रदेश के कई नेता यहाँ पर शामिल हुए थे, तो उस दौरान अनीता भदेल भी उस कार्यक्रम में आई थी। कई मीडियाकर्मी भी थे, कई कार्यकर्ता भी थे। लेकिन आज जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो बाकी जितने भी भाजपा के नेता रहे हैं या फिर मीडियाकर्मी हैं, वो बाकी जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी में एक तरह से जो है दहशत का माहौल सा हो गया है। और आज हम दिन में जब बीजेपी कार्यालय गए थे तो वहाँ पर भी बीजेपी कार्यालय के गेट बंद किए हुए थे। हालांकि हमने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी है, उनसे अनुमति लेने के बाद में वहाँ पर प्रवेश जरूर किया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन बिना किसी अनुमति के, बिना किसी विशेष कार्य के बीजेपी कार्यालय में किसी भी नेताओं का, किसी भी मीडियाकर्मी का या फिर पदाधिकारियों का आने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ पर थे और साथ में जो महामंत्री हैं
चंद्रशेखर वो वहाँ आए हुए थे। उसके अलावा किसी भी दूसरे किसी कार्यकर्ता को या किसी पदाधिकारी को, जो शहर के पदाधिकारी है, उनको कार्यालय जाने पर प्रवेश की रोक अनुमति लगाई। नहीं रामस्वरूप, दी गई है। अनीता बदेल ने अभी हाल ही में एक वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया था, कई और जो नेता हैं बीजेपी के वो भी मौजूद रहे होंगे, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या उनकी हो रही है, क्या उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं? देखिए, ये जरूर जब वर्चुअल रैली हुई थी तब अनीता बदेल खुद जो है उस मीटिंग के अंदर बैठी थी, उसके चारों तरफ और भी कई विधायक बैठे थे। तो तय है कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, हालांकि मास्क का प्रयोग आजकल सभी करते हैं, तो वो भी उस दिन उन्होंने भी मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी क्लोज कांटेक्ट में कई विधायक, कई बाकी जो नेता है या पदाधिकारी है वो आए थे। ऐसे में एहतियाती तौर पर जिस तरह से अनीता बदेल खुद ने खुद को होम आइसोलेट किया है, उसी तरह से जो कई नेता है वो भी अपने घरों में जो है रुक गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, न वो बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, न किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं। अब एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में जितने भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता या विधायक उस वर्चुअल रैली में शामिल हुए थे, उन सभी ने खुद को जो है अकेले में एक अलग कमरे में रखना शुरू कर दिया है। कर लिया है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह आए कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज्यादा केस पाली जिले में 35 केस रिकॉर्ड हुए हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर में 22 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं अजमेर में 10, भरतपुर में और अलवर में 9 केस देखने को मिले। अब तक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 495 लोगों की इस महामारी के चलते लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में 22 कोरोना के नए मामले आए हैं, जबकि अजमेर में 10, भरतपुर और अलवर में 9 कोरोना के केसेस सामने आए, जबकि पाली में सबसे ज्यादा केस 35 केस कोरोना के आज रिकॉर्ड हुए हैं। जबकि अगर कुल मामलों की बात करें तो 22,000 के पार कोरोना के आंकड़े पहुंच चुके हैं। राजस्थान में 495 लोगों की जान कोरोना के चलते जा चुकी है, जबकि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 17,000 से भी अधिक लोग इस बीमारी से राजस्थान में ठीक हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारी, यानी फटाफट खबरें। बीकानेर में 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू शुक्रवार को भी जारी रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 39 दिन बाद यहां फिर कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि इसमें बीमार चिकित्सा कर्मी, जरूरी सेवाओं में लगे लोगों पर पाबंदी नहीं है। जयपुर एयरपोर्ट से शुक्रवार को सिर्फ 14 फ्लाइट्स ही उड़ान भर पाई, जबकि 7 फ्लाइट्स कैंसिल रही। जयपुर से कुल 21 फ्लाइट्स शेड्यूल निर्धारित किया गया था, लेकिन इनमें से 14 फ्लाइट्स ही उड़ान भर पाई। पाली में पुलिस विभाग ने कोरोना जागरूकता अभियान वाहन रैली की। वाहन रैली को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में लोगों से सावधान रहने, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम टेबल रद्द कर दिया है। बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने के ऐलान के बाद ऐसा किया गया। यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते ही 15 जुलाई से यूजी पार्ट 3 और पीजी फाइनल की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघ ने गुरुवार को भैंस का शिकार किया था। इस घटना में बाल बचा। पूरे इलाके में बाघ की दहशत है। वन विभाग की टीम ने कैमरे लगाकर बाघ की निगरानी कर रही है। आइए अब खबरें रंगीले राजस्थान से। झुंझुनू के चिड़ावा से एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ रहने वाली प्रतिभा ने साल 2011 में एग्जाम देते वक्त ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन कल घोषित हुए परिणामों में उन्होंने RAS की परीक्षा पास कर ली है। 90% आंखों की रोशनी खो देने वाली 29 साल की प्रतिभा ने ये साबित कर दिया है कि उड़ान पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। आपको बता दें कि RAS की परीक्षा साल 2018 में 1051 पदों के लिए हुई थी, जिसमें प्रतिभा ने अपना स्थान हासिल किया है। हालांकि उन्हें अभी एक परीक्षा और पास करनी है, जिसके बाद वो एक RAS ऑफिसर बन जाएंगी।
में कहीं नहीं गई, बस घर पे ही पढ़ाई की, काम के साथ मोबाइल हाथ में रहता, पढ़ती रहती, बस लगन थी कि कुछ बनना है। और मेंस एग्जाम हुआ, उसमें भी मम्मी पापा जयपुर जिला के लाए थे पेपर। बस 1 साल में अब मेरा रिजल्ट आया जो क्लियर हो गया, बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है कि मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा हो रहा है। सुराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।